हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 6 देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की, जो हमारी पेपर 1 की यूनिट 1 है। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। एक एक करके सारी ही यूनिट्स को हम कवर करेंगे। सो प्रीवियसली जो 5 क्लासेस हैं इस यूनिट से रिलेटेड चैनल पर अपलोडेड हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज की क्लास में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो कंटेंट हम देख लेते हैं। तो जो कंटेंट यहाँ पर रहेगा, सबसे पहले हमें पढ़ना है मापन, देन आकलन, मूल्यांकन, मूल्यांकन के प्रकार, प्लेसमेंट मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन और उपचारात्मक मूल्यांकन। तो ये हम मूल्यांकन के प्रकार भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम असेसमेंट मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मेजरमेंट, असेसमेंट और जो इवैल्यूएशन होता है, उन तीनों में रिलेशनशिप क्या होता है। अगर हम इवैल्यूएशन को देखेंगे तो हमें डायग्राम से पता चल रहा है कि जो इवैल्यूएशन होता है ये एक ब्रॉडर टर्म है, ये एक ब्रॉडर व्यापक जो है वो शब्द है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि इसके अंदर असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों आ जाते हैं। मेजरमेंट और असेसमेंट को मिलाकर ही हम इवैल्यूएशन की बात करेंगे। तो हम तीनों को पहले हम अलग अलग देख लेते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, फिर हम उनका रिलेशनशिप देखेंगे कि किस तरीके से वो इवैल्यूएशन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मापन। जब भी हम डेटा लेंगे नंबर्स में, जब भी हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, संख्याओं की बात कर रहे हैं, परिमाण की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, वहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, मापन की। वहाँ पर मापन होगा। जैसे हमें अपनी हाइट मेज़र करनी है तो हम किस में करते हैं, उसको नंबर्स में मेज़र करते हैं। या हमें वेट मेज़र करना होता है तो हम क्या कहेंगे, हम वेट मेज़र कर रहे हैं, माप रहे हैं। या हमें कोई कपड़ा है, कपड़े को मेज़र करना होता है तो वो चीज़ें हम क्या करते हैं, उसको मापते हैं। हम उसमें ये तो नहीं कहते कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गंदा है, ये एक्सेलेंट है, गुड है। ये चीज़ें हम नहीं यूज़ करते हैं, नंबर्स का यूज़ करते हैं। संख्याओं द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। जहाँ पर हमें संख्याएं दिख गई, मतलब वो हम किसकी बात कर रहे हैं, मापन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण भी देख सकते हैं। अब क्योंकि हम ये यूनिट पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, स्टूडेंट्स की, लर्निंग की, टीचिंग की, ताकि हम जो हमारा असेसमेंट है या मेज़रमेंट है, मापन जो है, उसको हम रिलेट कर पाएँ अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से, वो किस तरह से रिलेटेड है। तो उदाहरण अगर हम देखें इसके अंदर, तो उदाहरण है कि सपोज़ कि कोई रोहित है। रोहित जो है, उन्होंने क्लास में स्कोर किया, मैथ्स में 95 मार्क्स, देन साइंस में 85, एसएसटी में 69, 89 इंग्लिश में एंड 90 जो है वो हिंदी में आए हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ये नहीं बोल रहे कि रोहित पढ़ने में एक्सीलेंट है या एवरेज है या पुअर है। यहाँ पर हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि रोहित के जो मार्क्स हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितने आए हैं, वो हमने नंबर में न्यूमेरिकल डेटा जो होता है वो एक दे दिया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब भी हम ये कहेंगे कि हमारे 20 में से 19 मार्क्स आए या 15 आए या 10 आए या 0 आए, वो क्या है, सब मेज़रमेंट है। तो मेज़रमेंट का मतलब क्या होता है, गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, सूचना को एकत्र करना। हमें सूचना को एकत्र करना है, दैट इज़ हमारा मापन, मेज़रमेंट। तो ये हमारा मेज़रमेंट हो गया। अब हम असेसमेंट देखेंगे, जो कि सेकंड स्टेप होता है मूल्यांकन का। मूल्यांकन का दूसरा स्टेप होगा अब असेसमेंट। अब यहाँ पर क्या रहता है कि क्लास में पोजीशन, रैंक ऑर्डर, कंपेयर हम क्या करते हैं, जो भी बच्चा, रोहित ही है, एग्जाम्पल हमने रोहित का लिया, जहाँ पर कि हमने देखा कि उसके 90 मार्क्स आ रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में, तो हम बोल सकते हैं कि वो क्लास में उसकी पोजीशन क्या आएगी। अगर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरीके से क्लास में रैंक देते हैं तो वो हमारा हो जाता है असेसमेंट, जहाँ पर कि हम क्या कर रहे हैं, बच्चों की तुलना कर रहे हैं। जब हम मार्क्स बच्चों ने एक टेस्ट में स्कोर किया, उसके बाद जब हम उनकी तुलना करेंगे कि किसके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं, कंपेयर करेंगे उनके रॉ डेटा का, तभी हम बता सकते हैं कि जो असेसमेंट है वो हुआ है। मतलब कि जहाँ पर कि हम क्या दे रहे हैं, रैंक दे रहे हैं कि कोई बच्चा फर्स्ट आ गया, कोई सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया,
तो इस वाले को रैंकिंग करने को हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट कहते हैं, जहाँ पर कि जो हमारा डेटा होता है उसमें हम कंपैरिजन करते हैं। अगर हम टीचिंग लर्निंग के पर्सपेक्टिव में देखें तो क्लास में पोजीशन लाना वो हमारा क्या हो जाता है, असेसमेंट हो जाता है, जो भी पोजीशन किसी बच्चे की आ रही होती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा आकलन होता है वो होता है तुलना करना। जो भी डेटा हमने लिया उसको कंपेयर करना, तुलना करना, पोजीशन देना, रैंक देना, वो हमारा हो जाता है असेसमेंट, आकलन। अब उदाहरण हम देख सकते हैं कि अगर रोहित के सर्टेन सब्जेक्ट्स में कुछ मार्क्स आए जो कि हमने मापन के अंदर ले लिया, तो हम कह सकते हैं कि वो क्लास में क्या आया होगा, प्रथम आया, प्रथम स्थान जो है वो रोहित ने प्राप्त किया। हो सकता है कि वो सेकंड भी आ जाए, थर्ड भी आ जाए। ये हम एक एग्जाम्पल की तरह ले रहे हैं कि किसी बच्चे की क्लास में क्या पोजीशन आ रही है, वो उसका असेसमेंट होगा। देन अब हम आ जाते हैं इवैल्यूएशन, जो कि हमने देखा कि जो मूल्यांकन होता है वो एक ब्रॉडर टर्म होता है, एक व्यापक शब्द है, कॉम्प्रिहेंसिव है, जहाँ पर कि हमारा मापन भी आता है और आकलन भी आता है। आकलन और जो मापन है वो दोनों ही मिलाकर हमारा क्या बना देते हैं, इवैल्यूएशन बना देते हैं। अब यहाँ पर जो इवैल्यूएशन है, सबसे पहले हम उसके एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि CEBB ने दी 1977 में। तो उनका कहना था कि जो इवैल्यूएशन है वो एक सिस्टमेटिक कलेक्शन है और इंटरप्रिटेशन है एविडेंसेस का, जो कि क्या करते हैं, लीड करते हैं किसको, वैल्यू ऑफ जजमेंट की, जजमेंट ऑफ वैल्यू विद अ व्यू ऑफ एक्शन। इसका मतलब है कि जो एक मूल्यांकन होता है वो उसमें हम क्या करते हैं, पहले तो हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। जैसे हमने क्लास में एक टेस्ट ले लिया, देन उसके बाद हमने देखा कि कौन से बच्चे के मार्क्स कितने आए, 20 आउट ऑफ या 50 आउट ऑफ जो मार्क्स हैं वो डिफरेंट बच्चों के कितने आए हैं। तो हमने एक सिस्टमैटिकली कलेक्शन किया हमने, देन उसके बाद हमने इंटरप्रेट किया, एविडेंसेस जो हमारे पास थे उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसमें इंटरप्रिटेशन करेंगे कि कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है, कोई सेकंड आ रहा है, कोई थर्ड आ रहा है, कोई फोर्थ आ रहा है। देन उसके बाद हम वो पढ़ाई में कैसे हैं, गुड, बैड, एक्सीलेंट, एवरेज। तो इस तरीके के जो रिमार्क हम देते हैं वो हमारा क्या होता है, जजमेंट ऑफ वैल्यू, वो हमारा इवैल्यूएशन रहता है। अब हम पहले ही नहीं बता सकते कि कोई बच्चा पढ़ने में एक्सीलेंट है या वो पुअर है या वो गुड है या एवरेज है। उसके लिए हमें कुछ सर्टेन टेस्ट जो हैं वो लेने हैं, वो हमने लिए। देन उसके बाद हमने कंपैरिजन किया डेटा का, देन उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि एक्सीलेंट वर्क है या एवरेज है या पुअर है। तो इस तरीके से जो बीवी थे उनका कहना था कि जो एक इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है, वो कैसा होता है, एक व्यवस्थित संग्रह होता है जिसके अंदर हम व्याख्या करते हैं और फिर मूल्य के निर्णय की ओर हम इसे ले जाते हैं। तो ये बीवी जो थे उन्होंने इवैल्यूएशन के बारे में कहा था। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें इवैल्यूएशन के अंदर समझने हैं। सबसे पहला तो यही था कि इसमें हम एक जजमेंट जो है वो कैरी करते हैं, एक जजमेंट जो है वो देते हैं, प्रभावशीलता के बारे में क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। जो भी हमने असेस किया उसके बारे में हम वो कितना प्रभावी है, प्रभावी मतलब कि कितना अच्छा है या बुरा है, कोई बच्चा है, कोई लर्नर है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, इसलिए हम यहाँ पर बच्चों की बात कर रहे हैं। अब कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का भी इवैल्यूएशन होता है। अब हम कहीं कंपनी में देखेंगे तो वहाँ पर भी एक प्रोडक्ट होगा जो सेल करने जा रहे हैं, तो उसका भी वो इवैल्यूएशन लेंगे, बट वो बात करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर कस्टमर नीड्स और अकॉर्डिंग टू देयर कंपनी की जो सेल हुई है उसके अकॉर्डिंग वो बात करेंगे। बट यहाँ पर जो हमें बात करनी है, हमें इवैल्यूएशन जो है वो देखना है अकॉर्डिंग टू आ लर्नर, हमारे जो लर्नर हैं उनके हिसाब से। तो जो एक लर्नर है उसका प्रभावशीलता कि उसने जो पढ़ा है वो कितना प्रभावशील है, उसको निर्णय लेने के लिए हम किसको देखते हैं, इवैल्यूएशन को देखते हैं। इवैल्यूएशन जो होता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। इसके बिना हमारी जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस होती है वो इनकम्प्लीट रहती है।
जब हम इवैल्यूएट करेंगे उसके बाद ही हमें जो एक फीडबैक है वो प्रोवाइड होता है। बिना इवैल्यूएशन की हम फीडबैक जो है वो हमें नहीं मिलेगा। ये पॉइंट था एक। तो दूसरा पॉइंट था कि छात्रों के प्रदर्शन को अधिक सार्थक बनाता है। सार्थक का मतलब क्या है कि उसे मोर मीनिंगफुल बनाता है, कि अगर हम इवैल्यूएट ही नहीं करेंगे, हम बस पढ़ा, हम यहाँ पर एक जो हमारा फ्लो चार्ट है इसके थ्रू समझ सकते हैं कि जो मेज़रमेंट और मापन और आकलन और मूल्यांकन है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने तुलना करी, कंपैरिजन किया। देन प्लेसमेंट ऑफ वैल्यू, जो मूल्य निर्धारण है वो हमने किया। देन उसके बाद हमारा आ गया इवैल्यूएशन। तो इस तरीके से मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। अब हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जजमेंट लाइक इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जैसे हम रिपोर्ट कार्ड्स बनाते हैं और उसमें हम कुछ रिमार्क देते हैं कि बच्चे का वर्क जो है वो एक्सीलेंट है, या नीड इम्प्रूवमेंट लिखते हैं, या बहुत अच्छा काम किया है। इस तरीके के जो रिमार्क हम प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, वही हमारा क्या है, वैल्यू जजमेंट है। वैल्यू जजमेंट रहता है वो, उसी को टोटल मिलाकर ही वो इवैल्यूएशन जो है वो हो जाता है। तो इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली, इस तरीके का जो रिमार्क होगा वो क्या होगा, इवैल्यूएशन का एग्जाम्पल होगा। अब जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो आता है मूल्यांकन के प्रकार, क्योंकि मूल्यांकन के प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। अब डिफरेंट जो इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, वो होता है। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन पढ़ना है। जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है ये प्रवेश व्यवहार को चेक करता है, मतलब कि जो एंट्री बिहेवियर है उसको चेक करने के लिए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जो है वो किया जाता है। अब ये जो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है वो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि शिक्षण जो होता है उसको शुरू करने से पहले इसको लिया जाता है, ताकि जो बच्चा है उसकी जो प्रायर नॉलेज है, कितना ज्ञान उसको है, उसको चेक किया जा सके। सीधे ही क्लास में अगर हम कोई टॉपिक लेंगे, हमें सपोज़ कि कोई टॉपिक क्लास में पढ़ाना है, एनर्जी के बारे में पढ़ाना है, तो क्या बच्चों को एनर्जी से रिलेटेड कोई प्रीवियस नॉलेज है? पहले हम क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। देन उसके बाद ही जो आगे की टीचिंग है वो करी जाती है, जस्ट बिफोर टीचिंग स्टार्ट्स। तो टीचिंग को स्टार्ट करने से पहले ये इवैल्यूएशन जो है वो किया जाता है। अब यहाँ पर ये सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इसे टीचिंग लर्निंग के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, दैट्स वाई वी आर सेइंग अबाउट दिस। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि पूर्व ज्ञान जो है उसको हम चेक करते हैं बच्चों का, और फिर उसी के हिसाब से जो एक टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस होती है उसको टीचर जो है वो फ्रेम करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे कि हमने प्लेसमेंट इवैल्यूएशन किया तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जो बच्चा है वो किस योग्य है, उसकी योग्यता क्या है और उसके ज्ञान का स्तर क्या है। तो उसी के अकॉर्डिंग उसे कोर्स में स्थान जो है वो दिया जाता है। अब डिफरेंट जो हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी जो है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का ही एग्जाम्पल होते हैं कि हमारा ज्ञान का स्तर जो है वो चेक कर लिया जाता है। देन उसके बाद ही जो बच्चा है उसको किसी भी प्रोग्राम में एनरोलमेंट जो है वो मिलता है। यह सुनिश्चित करना कि छात्रों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा मिले। अब कोई बच्चा किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सीलेंट हो सकता है, देन और कोई दूसरा बच्चा किसी और फील्ड में एक्सीलेंट हो सकता है, तो उनका जो ज्ञान है उसको चेक करने के लिए ही प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जो है वो किया जाता है। अब लर्निंग को और बेटर बनाने के लिए और उसमें सक्सीड होने के लिए प्लेसमेंट इवैल्यूएशन लिया जाता है। और अगर हम इसका उदाहरण देखें तो डिफरेंट जो हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं वो इसी का उदाहरण होते हैं। अब जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो फॉर्मेटिव और सम्मेटिव इवैल्यूएशन पढ़ना है। रचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन, तो ये दो तरह के मूल्यांकन होते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं।
इनसे हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं फॉर्मेटिव और सम्मेटिव इवैल्यूएशन से। अब यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू देखें कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है एग्जांपल व्हेन अ शेफ़ टेस्ट द फूड। अब कोई शेफ़ जो है वो खाना बना रहे हैं और जब वो उसको टेस्ट करते हैं तो वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, क्योंकि ड्यूरिंग द कुकिंग प्रोसेस वो फूड को चेक कर रहे हैं, तो वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रहता है। और सम्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जब जो कस्टमर होते हैं वो टेस्ट करते हैं फूड को। जो सम्मेटिव इवैल्यूएशन है उसमें क्या है कि जो कस्टमर को जब हम एंड में फ़ूड को टेस्ट करा रहे हैं और कस्टमर को जब हम खाने को देते हैं फूड, तो वो जो रिव्यू देंगे, वो जो बताएंगे हमें कि फ़ूड कैसा है, वो जो रहेगा हमारा योगात्मक मूल्यांकन रहेगा, जहाँ पर कि फाइनल रिज़ल्ट जो है वो पता हमें चलता है। और अगर ड्यूरिंग द कुकिंग प्रोसेस फूड चेक हो रहा है तो वो हमारा क्या रहता है, रचनात्मक मूल्यांकन रहता है। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ये जो है एक आंतरिक प्रक्रिया होती है जहाँ पर कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान जो मूल्यांकन किया जाता है वो हमारा रचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है जब, वहाँ पर बच्चा जो होता है उसको क्लास में डाउट्स आते हैं बहुत सारे, और उन डाउट्स को क्लियर करना, कोई अगर समस्या है उस प्रॉब्लम को देखना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो इस तरीके का जो मूल्यांकन रहेगा उसको हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो प्रतिक्रिया देते हैं और सीखने में उनके सुधार फिर करा जाता है। तो ये हमारी इंटरनल इवैल्यूएशन है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस के दौरान ये किया जाता है और फीडबैक इसमें लिया जाता है और फिर उसको इम्प्रूव जो है वो किया जाता है। इसमें जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है उसको देखा जाता है और उसकी सहायता से, उसका उपयोग करके जो छात्र हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको उन पर निगरानी जो है वो करी जाती है कि बच्चों की लर्निंग को जो है वो इम्प्रूव किया जाता है, या उनको देखा जाता है कि कितना उन्होंने लर्न कर लिया है और आगे हमें कितना उनको समझाना है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं। उदाहरण के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो कौन कौन से हो सकते हैं। प्रश्नावली, अवलोकन, चेकलिस्ट, साक्षात्कार, रेटिंग स्केल, असाइनमेंट, क्विज़, प्रोजेक्ट और समूह चर्चा। तो इस तरह के जो हमारे टेस्ट रहेंगे वो सभी क्या रहेंगे, रचनात्मक मूल्यांकन के अंदर आएंगे। जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है वो प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, उसमें प्रक्रिया जो है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है। और जो हमारा योगात्मक मूल्यांकन रहेगा वो आउटकम बेस रहेगा, जहाँ पर कि एट द एंड हम रिज़ल्ट देखते हैं, वो हमारा योगात्मक मूल्यांकन रहता है। अब हम हमारा जो योगात्मक मूल्यांकन है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसको वाई मूल्यांकन कहा जाता है, क्योंकि ये जो है, अगर हम कोई कोर्स कर रहे हैं, कोर्स के एंड में जो हमारे एग्ज़ाम होते हैं, जो हमारा रिज़ल्ट आता है, वो हमारा क्या रहता है, योगात्मक मूल्यांकन रहता है। तो ये अंत में किया जाता है, पाठ्यक्रम के अंत में यह मूल्यांकन किया जाएगा। जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है इसके कुछ उदाहरण होते हैं, जैसे कि जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो कई बार हमें ग्रेड्स मिलते हैं, कई बार हमें मार्क्स भी मिलते हैं, परसेंटेज में हमारा स्कोर आता है, और कई बार ग्रेड्स में हमारा स्कोर जो है वो आता है। और सर्टिफिकेशन लेना वो भी हमारा योगात्मक मूल्यांकन होगा। अंतिम जो हमारी परीक्षा होती है, ईयर एंड जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं वो हो गए, या फाइनल जो रिपोर्ट होती है, अंतिम रिपोर्ट प्रोवाइड कराना, वो भी हमारा योगात्मक मूल्यांकन के अंदर ही आता है। अब हम हमारा नेक्स्ट जो मूल्यांकन है वो देखेंगे, जो कि होता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, जिसको कि निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इसमें क्या करना है, निदान करना है, डायग्नोज करना है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी बीमारी जो होती है उसको डायग्नोज करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं कि हमें किस तरह की क्या बीमारी है,
फिर उसके बाद ही वो हमें कोई रेमेडी जो है वो देते हैं, कोई दवाई हमें देंगे। बिना डायग्नोसिस के हम जो वो डॉक्टर जो होते हैं वो हमें कोई भी रेमेडी जो होती है वो नहीं दे पाएंगे। तो उसी तरीके से जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस होती है उसमें भी सबसे पहले जो हमारे टीचर होते हैं वो लर्निंग डिफ़िकल्टी फाइंड करते हैं बच्चे की। तो जो लर्निंग डिफ़िकल्टी फाइंड करनी होती है, समस्या क्या है लर्निंग में, अधिगम में, उसको जब ढूंढा जाता है तो उस प्रक्रिया को निदानात्मक मूल्यांकन जो है वो कहा जाता है। तो ये निदानात्मक मूल्यांकन जो होता है इसके अंदर कठिनाइयों को पहचाना जाता है कि अधिगम की प्रक्रिया की कठिनाइयाँ क्या हैं, और ये कब हो सकता है, प्री असेसमेंट, पूर्व मूल्यांकन की तरह भी इसे यूज़ किया जा सकता है। और इसमें शिक्षकों को छात्र के ज्ञान और कौशल के स्तर को समझने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। अब अगर कोई बच्चा 4th क्लास में पढ़ रहा है और उसे कोई प्रॉब्लम है जो कि वो 3rd क्लास की है, बट उसको फाइंड आउट करना है कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, तो उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद ही उसमें क्या देंगे, रेमेडी देंगे। तो यहाँ पर जो निदानात्मक मूल्यांकन होता है और जो रेमेडियल इवैल्यूएशन होता है, उपचारात्मक मूल्यांकन, ये दोनों रिलेटेड रहते हैं। पहले निदानात्मक मूल्यांकन किया जाता है जहाँ पर कि प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया जाता है, देन उसके बाद उपचारात्मक मूल्यांकन किया जाता है जहाँ पर कि उस प्रॉब्लम का सल्यूशन देखा जाता है और उसको सॉल्व किया जाता है। तो इसमें हम बच्चे की, स्टूडेंट की जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो हैं उनको फाइंड करते हैं, और ये वाला जो मूल्यांकन होता है इसको यूज़ करके हम उसकी प्रायर नॉलेज को भी चेक करते हैं, और ऑब्जर्वेशंस जो हैं उसके थ्रू ही हम जो है निदानात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं। निदानात्मक जो मूल्यांकन है वो शिक्षण के दौरान या बाद में भी आयोजित जो है वो किया जा सकता है। अब हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उस ड्यूरिंग द शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान भी हम पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो हम उस समय भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या पढ़ाने के बाद हम देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो भी हम जो है निदानात्मक मूल्यांकन कर सकते हैं। अब हम इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं। यदि कोई छात्र है जिसको गणित की समस्या है, उसको कुछ पार्ट है मैथ्स का जो उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम निदानात्मक मूल्यांकन में ये पता करेंगे कि उसको समस्या कहाँ है। क्या उसको समस्या संख्या ज्ञान में है, गणना में है, या उसको समस्या जो है वो समाधान कौशल में है। इस तरह से हम उसका जो छात्र है उसके समस्याओं को, स्टूडेंट्स की समस्याओं को हम जानेंगे इस तरह से। नेक्स्ट हमारा होता है उपचारात्मक मूल्यांकन। अब जो निदानात्मक मूल्यांकन था उसमें जो हमने प्रॉब्लम देखी उसको हम सॉल्व किस में करेंगे, बच्चे के उपचारात्मक मूल्यांकन के अंदर। यहाँ पर हमने कठिनाई फाइंड कर ली थी निदानात्मक मूल्यांकन में। अब हमें रेमेडियल जो हमारा इवैल्यूएशन होता है इसमें हम इसे सॉल्व करते हैं, तो जिससे बच्चे की जो भी डिफ़िकल्टी होती है वो दूर हो जाती है। उसको हमें क्या करना है, निपुण बनाना है। जो भी शिक्षण रणनीति है कि हम किस तरीके से, कौन सा शिक्षण मेथड यूज़ करके बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो किस में होता है, वो उपचारात्मक जो इवैल्यूएशन होता है वहाँ पर किया जाता है। अब उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे कि बच्चे को गणित में समस्या थी, हमने निदानात्मक मूल्यांकन में फाइंड किया कि उसको गणित की संख्या में जो नंबर सिस्टम होता है उसमें प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया कि जो हमारा उपचारात्मक मूल्यांकन था उसमें हमने मेथड्स लगाए, डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके उसकी जो भी प्रॉब्लम थी उसको हमने क्या किया, इसमें सॉल्व कर लिया उपचारात्मक मूल्यांकन के अंदर। आज की वीडियो में हमने मूल्यांकन देखा, मेजरमेंट देखा और हमने असेसमेंट देखा। इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को हमने समझा और टाइप्स ऑफ जो हमारे इवैल्यूएशन थे वो हमने पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड और भी जो हमारे इवैल्यूएशन के टाइप होते हैं, मूल्यांकन के प्रकार होते हैं, उनको हम पढ़ेंगे
और इनसे रिलेटेड जो हमारे PYQs एग्ज़ाम में बने हुए हैं प्रीवियसली, उनको हम सॉल्व करेंगे। सो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।